इसने ऊपर बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला। चंद डब्बे उलट-पलट किए। निचले खाने में सुरख मिर्चों का डब्बा नहीं था। वो एड़ियाँ उठाकर ज़रा सी ऊँची हुई और ऊपर वाले खाने में झाँका। वहाँ सामने एक प्लास्टिक के बेरंग डब्बे में सुरख पाउडर रखा नज़र आ रहा था। इसने डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहाँ डीजे खड़ी स्लिप पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे खटाखट काट रही थी। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मिकदार ज़्यादा है, 4 चम्मच सुरख मिर्च के डाल देती हूँ, शायद ज़रा सा जायका आ जाए। ठीक, वो खुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक, डीजे ने भीगी आंखें ऊपर उठाकर इसे देखते हुए रुंधी आवाज़ में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हया अब डब्बे से चम्मच भर भर कर धुएं उड़ाते पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा जूड़ा इसके पीछे गर्दन पे झूल रहा था। सादा शलवार कमीज पे वो ढीला ढाला सा सब्ज स्वेटर पहने हुए थी, जिसकी आस्तीनें इसने कोहनियों तक मोड़ रखी थीं। दुपट्टा एक दरवाजे पे लटका था और चंद लटें जूड़े से निकलकर चेहरे के अतराफ में लटक रही थीं। गोश्त में चमचा हिलाती वो बहुत मसरूफ़ लग रही थी। वो दोनों इस वक्त अंजुम बाजी के किचन में मौजूद थीं। सुबह अंजुम बाजी डीजे को डाइनिंग हॉल में मिली तो शाम अपने घर खाने की दावत दे डाली, जो कि डीजे ने ये कहकर कबूल कर ली कि वो और हया मिलकर बिरयानी बनाएंगी। अब सरे शाम ही वो दोनों हाले को लिए अंजुम बाजी का अपार्टमेंट आ गई थीं। एक बेडरूम, लाउंज और किचन पे मुश्तमिल वो छोटा मगर बेहद नफीस और सलीके से सजा अपार्टमेंट था। हाले को उन्होंने लाउंज में अंजुम बाजी के साथ बैठा रहने दिया और ख़ुद किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गईं। ये पेंटिंग जो यदीजी लाए थे इंडिया से। अंदर लाउंज में अंजुम बाजी की हाले को मतला करती आवाज़ आ रही थी। डीजे, ये जो दीजी क्या है? इसने कदरे उलझ कर पूछा। इनका मतलब है जावेद जी, हस्बैंड। डीजे ने सरगोशी की तो वो ओह कहकर मुस्कुराहट दबाती पलटकर उबलते चावलों को देखने लगी। जिस वक्त अंजुम बाजी और हाले किचन में दाखिल हुई, हया पतीले का ढक्कन एहतियात से बंद कर रही थी। आहट पे पलटी और मुस्कुराई। बस दम दे रही हूँ, बहुत ख़राब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया। बस अब आपको खाने के वक्त ही उठाना था। वो जो जावेद भाई आ गए। वह हाथ धोकर तौलिए से साफ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। अब कहीं जाकर वो टमाटरों पे पहुंची थी। बस आने वाले हैं, लाओ ये सलाद तो मुझे बनाने दो। नहीं, मैं कर लूँगी, थोड़ा सा रह गया है। डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा तो इसने इसे जताती नज़रों से घूरा। आपने इस थोड़े में भी सुबह कर देनी है। लाओ मुझे दो और प्लेटें लगाओ। इसने टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली। हाले अज खुद निहायत फुर्ती से सारा फैलावा समेटने में लगी थी। वो मैले बर्तन अब सिंक में जमा कर रही थी। वो इन कभी कभी काम करने वाली दोनों पाकिस्तानी लड़कियों की निस्बत बहुत तेज़ी से हाथ चला रही थी। डीजे कैबिनेट से प्लेटें निकालने लगी और अंजुम बाजी हाथ रायता बनाने लगीं। हया ने टमाटर को कटिंग बोर्ड पे बाएं हाथ से पकड़कर रखा और छुरी रखकर दबाई। 2 सुरख टुकड़े अलग हो गए और ज़रा सा सुरख रस इसकी बाएं हथेली की पुष्ट पे बह गया, जहाँ काजल से लिखे 3 मीठे मीठे से हरूफ थे, ARP। वो 2-3 रोज़ से इसी ARP के मुतल्लिक सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोचकर इसने गर्दन उठाई। अंजुम बाजी वो दही को कांटे से फेंटे। अंजुम बाजी ने हाथ रोककर इसे देखा। आपने किसी एरब के मुतल्लिक सुना है? एरब? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया। जी, एरब, ARP। इसने वजाहत के लिए हिजे करके बताया। ओ नॉट अगेन हया। हाले जो सिंक के आगे खड़ी थी कदरे उकताकर पलटी। इसके हाथ में झाग फिर भरा स्पंज था जिसे वो प्लेट में मल रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई हो। इसके अंदाज में खफगी फिर एहतजाज था, मगर हाले अब के वो उलझी थी। ये मौजू तो इसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना, ये सब बेकार की बातें हैं। मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARP, अब्दुर्रहमान पाशा और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब इसके बाद मैं इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी।
हाले पलट कर झाग से भरी प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो हैरतों के समुंदर में घिरी खड़ी थी। ARP अब्दुल रहमान पाशा। ओह, ये ख्याल इससे पहले क्यों नहीं आया। ओके ओके, वो बज़ाहिर सर झटकाए टमाटर काटने लगी, मगर उसके जहन में बहुत से ख्याल गुडमुड हो रहे थे। हाले और जहान दोनों एक जैसे थे और अपने इस्तांबुल के दिफा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे। इसे यकीन था, मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा और इसे इस किसी को ढूंढना था। वो मेज़ लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो PhD कर रहे थे और सभांची में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश इखलाक से देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तानी ड्रामों के शौकीन और पुरस्कार। टीवी के साथ रेक में इन अनकही तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा, अलिफ नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DTVs कतार में सजी थीं। इन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तखातुब बहुत दिलचस्प था। जो दीद जी और अंजू जी, इसे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थीं। जब हया पानी रखने मेज़ पे आई तो जावेद भाई को तना बैठे पाया। वो किसी किताब की वरकगर्दानी कर रहे थे। जदीद जावेद भाई, वो गड़बड़ाकर तसी करती इनके सामने कुर्सी खींचकर बैठी और मुताहत निगाहों से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। वो फ़ौरन किताब रखकर सीधे हो बैठे। इस्तांबुल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुल रहमान पाशा नाम का। आप इसे जानते हैं। वो मुताहत से कुर्सी के किनारे टिकी, बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा। वो बेवक अदा वाला, और हया को लगा इसे इसके जवाब मिलने वाले हैं। जी वही, वो खासा मशहूर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। बेविक अदा में इसका काफ़ी होल्ड है। वो माल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है। असलहा स्मगलिंग करता है। एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी। वो कसियाहट से मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप इतराफ़ नहीं करना चाह रहे। इसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफ्तन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पे टिकी थी, घबरा कर उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ। अंजुम बाजी सुरख भुभोका चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थीं। इनके हाथ में खाली चमचा था। मिर्चें, इतनी मिर्चें हया। नन नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती हैं, तो मैंने सिर्फ 4 चमचे। इनकी आंखें फैल गईं। ये तुर्की की नहीं, खालिस बम्बई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। ओह नहीं। इसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा, जबकि डीजे हंस कर दोहरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से ज़रा टूटा था। इस सुबह भी सुनहरी सी धूप टाक्सम स्क्वायर पर बिखरी थी। मुजस्समा आज़ादी के गिर्द हर सो सोने के ज़र्रात चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से सड़क के किनारे चल रही थीं। जब डीजे ने पूछा, हया, ये टाक्सम नाम कितने मज़े का है। इसका मतलब क्या हुआ भला। मैं शहरी की मेयर हूँ, जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरे गाइड बुक में लिखा था कि टाक्सम अरबी का लफ्ज़ है और इसके मानी शायद बांटने के हैं। क्योंकि यहाँ से नहरें निकल के सारे शहर में बट जाती थीं। तुम्हें अरबी आती है, इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो टाक्सम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है और अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बेख्तियार सर पे हाथ मारा। ओह, टाक्सम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो तो तकसीम ताकसम या टाक्सम बन जाता है। टाक्सम, वाओ। वो दोनों इस बात पे खूब हंसती हुई आगे बढ़ने लगीं। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। इस्तकलाल जद्देसी स्ट्रीट टाक्सम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वह अगली दोनों तरफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची इमारतों से घिरी थी। गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा होता। बहुत से सामने जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज तेज कदम उठा रहा होता। गली के दरमियान एक पटरी बनी थी
जिस पे एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार से चलता और गली के एक सिरे से दूसरे तक पहुंचा देता। इस गली को ख़त्म करने के लिए भी घंटा तो चाहिए था। वहाँ दोनों तरफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कुमकुमे लगे थे। बाजार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, डिज़ाइर्स वेयर, गर्ज हर ब्रांड की दुकानें वहाँ मौजूद थीं। चंद रोज़ पहले वो इधर आईं तो सिर्फ विंडो शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुजर गए, और तब भी वो इस्तिकलाल जदेसी के दरमियान पहुंची थीं। सो थक कर वापस हो लीं। हया, तुमने देखा, इस्तिकलाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी दूर बाद प्रेयर हॉल ज़रूर है। बड़े नेक हैं भई तुर्क। वो कदरे तंज पे हंसी और फिर मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तिकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जहान से मिलना था, और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गिंग जाए, और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कहकर इससे मुलाकात का बहाना ढूंढ ले। वो दोनों साथ साथ तेज़ रफ्तार से चल रही थीं। वहाँ हवा तेज़ थी और हया के खुले बाल उड़ उड़ कर इसके चेहरे पे आ रहे थे। वो बार बार कोट की जेब से हाथ निकालती और इन्हें कानों के पीछे उड़सती। तब इसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताने के लिए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई, और इससे पहले के 2 दरवाजे पे हाथ रखती दरवाज़ा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जहान था। वो उसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो इसके सामने से आता साथ से निकलकर गुजर गया तो वो पलटकर देखने लगी। डीजे ने इसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चली गई और लोगों के रेले में आगे बह गई। हया यूं ही अपने घुटनों तक आते से कोट की जेबों में हाथ डाले से देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो इसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे। जहान इससे दूर जा रहा था। इसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी। कोट स्कर्ट में मलबूस, अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जोड़े में बांधे वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी। जहान ने इसे नहीं देखा। इसे यकीन था। वो दौड़कर इनके पीछे गई। वो दोनों बहुत तेज चल रहे थे। इनकी रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़के हाँफने लगी थी। बामुश्किल वो इनके ऐन अकब में पहुंच पाई। लड़की बुलंद आवाज़ में नफ़ी में सर हिलाते कुछ कह रही थी। जहाँ भी खासा झुंझलाया हुआ जवाबन बहस कर रहा था। वो तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी ज़ुबान, वो फैसला न कर पाई। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे लंबे फ़िक्रे बोल रहे थे, और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फ़िक्रे छोटे होते थे। बस फ़ेल इस्तेमाल किया और इसके आगे पीछे साब के ला के लगा लगा कर एक बड़ा लफ्ज़ बोल दिया जो मानी में कई फ़िक्रों के बराबर होता था। जहान, जहान। वो शोर और रश में बामुश्किल इतनी आवाज़ से इसे पुकार पाई कि वो सुन सके। इसकी तीसरी पुकार पे वो रुका। लड़की भी साथ ही रुकी। वो दोनों एक साथ पलटे। जहान। इसके होंठ जहान को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। क्या मसला है? इसने संजीदा अखड़े खड़े अंदाज में अबरू उठाए। इसके चेहरे पे इतनी सख्ती और नागवारी थी कि हया के मुस्कुराहट में खुलते लब बंद हो गए। इसका रंग फीका पड़ गया। मैं हया। वो बेयकीनी से बिना पलक झपके से देख रही थी। इसे शक गुजरा कि जहान ने इसे नहीं पहचाना। हाँ तो फिर? वो भौंसकेड़े बोला। वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदीदगी से हया को देख रही थी। फिर हया बेयकीनी से ज़ेरे लब दोहराया। वो शस्तर से जहान को देख रही थी। कोई काम है? वो बामुश्किल ज़ब्त करके बोला। हया ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। मैं इसमें बोलने की सख्त नहीं रही थी। तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। वो शाने झटक कर पलटा। लड़की भी एक उचटती निगाह पे डालकर मुड़ गई। इस्तिकलाल स्ट्रीट पे लोगों का रेला आगे बढ़ता गया। जहान, सिकंदर और इस लड़की के पीछे बहुत से लोग इस सिमत जा रहे थे। कितनी ही देर वो साख्त खड़ी बहुत सी से सरों की पुश्त के दरमियान इन दोनों को दूर जाते देखती रही। इसकी पलकें झपकना भूल गई थीं। इन दोनों के सरापे हजूम में गुम हो रहे थे। वो 2 नुक्ते बनते जा रहे थे। मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया, हया। डीजे कहीं दूर अथल पथल सी सांसों के दरमियान चिल्ला रही थी, मगर वो नहीं सुन रही थी।
वो इसी तरह भीड़ के दरमियान पत्थर हुई खड़ी इसी सिमत देख रही थी। वो बहुत दूर जा चुके थे। सात पुतलियों में अब दर्द होने लगा था। बिल आखिर बोझ से इसकी पलकें गिरीं और झुककर उठीं तो मंजर भीग चुका था। इसने फिर से पलकें झपकाईं तो भीगी आंखों के कतरे रुखसारों पे गिरने लगे। सामने का मंजर कदरेबाजी हुआ मगर लम्हे भर की ताख़ीर से इसका ताक़ुब हारा गया था। वो दोनों भीड़ में गुम हो गए थे। वो अपना मंजर खो चुकी थी। आंसू टप टप इसकी ठोड़ी से नीचे गर्दन पे लढ़कते गए। हया, किधर रह गई थी तुम? डीजे ने निढाल से आकर इसका शाना झंझोड़ा। इसका सांस फूल चुका था और वो हाँफ रही थी। मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ डीजे, वो इस सिमत देखते हुए बुड़बुड़ाई थी। उसने एक हाथ से ओवन का ढक्कन खोला और दूसरे हाथ से गरम ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे भूरी खस्ता गरमा गरम खंचर ब्रेड तैयार पड़ी थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो दूसरे हाथ से खंचर ब्रेड को चेक करती सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पे रखी। वो सफ़ेद ढीली सी आधे बाजुओं वाली टी शर्ट और खुले सियाह ट्राउज़र में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जूड़ा गर्दन पे पड़ा था और उलझी सी लटें गालों को छू रही थीं। टी शर्ट के ऊपर पहने एप्रन पे जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे थे। मुतसम काउंटर के एक तरफ खड़ा प्याले में अंडे की सफ़ेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए ली गई बंटीज, जेली और रंग बिरंगे बीन्स के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में उंडेल रही थी। हर रंग के बीन्स, कैंडीज और सुरख जेली बीन्स का ढेर लग चुका था। आज हुसैन की सालगिरह थी। रवायती तरीके से केक बनाने की बजाय हया इसके लिए खंचर ब्रेड हाउस तैयार कर रही थी। 1 फीट ऊंचा जंजर ब्रेड से बना घर चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी जेलीज से सजाना था। वो पीछे 4 घंटे से लगी हुई थी और अब बिलाखिर इसकी जंजर ब्रेड के 6 टुकड़े बैक हो चुके थे। 4 दीवारियों के लिए और उर्दू मखरूती छत के लिए। आओ अब इसको जोड़ते हैं, इसने कहा तो मुतसम जो आइसिंग बना चुका था प्याला रखकर इसकी तरफ आया। डीजे अब एक दीवार उठाकर इसमें से मुस्ततिल दरवाज़ा काट रही थी। हया और मुतसम ने एहतियात से दीवारें मुतस्सल खड़ी की और इनके ज्वाइंट पे बतौर गम मखसूस सिरप लेप दिया। फिर बहुत आहिस्ता से दोनों ने अपने हाथ उठाए। दीवारें सीधी खड़ी रहीं। सिरप ने इनको चिपका दिया था। ज़बरदस्त, वो पुरजोश सी हो गई। इसका घर बन रहा था, ये ख्याल ही इसकी सारी थकावटें भगा कर ले गया। वो दोनों अब गली दीवार जोड़ने लगे। हया के माथे से झूलती लट बार बार आंखों के सामने आती। वो बार बार हाथ से इसे पीछे हटाती। पोरों पे लगे चॉकलेट सिरप के धब्बे इसके रुखसारों पे लग गए मगर परवाह किसे थी। 4 दीवारी बन गई थी। अब उन्होंने 2 मुस्ततिल टुकड़ों को ऊपर उल्टे वी की तरह रखा और जोड़ पर सिरप लगाया। काफ़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए। छत बरकरार रही। सिरप सूखने लगा था। छत मज़ीद मजबूत होती गई। हया, तुम ग्रेट हो। वो भूरा सा घर बनाकर बिना रंग या आराइश के भी इतना प्यारा लग रहा था कि मुतसम बेख्तियार सताइश से बोला, मुझे पता है। वो धीरे से हंसी। वो तीनों अब लाओ बला कैंडीज, बंटीज और जेलीज से दीवारों की सजावट करने लगे। वह हर डेकोरेशन के टुकड़े के पीछे ज़रा सा सिरप लगाकर से दीवार से चिपका देते। भूरे घर पे जगह जगह सुर्ख सब्ज़ और नीले बटन की मानिंद आंखें उभरने लगी थीं। ज़रा सी देर में घर सज गया था। डीजे ने सफ़ेद क्रीम से खिड़कियों की चौकोर चौखटें बनाई और अंदर नीली क्रीम का रंग भर दिया। अब इस्तांबुल की बर्फबारी का मज़ा अपने घर को भी चखाएं। हया आइसिंग शुगर और छलनी ले आई। इसने सफ़ेद सूखे आटे की शक्ल की आइसिंग शुगर छलनी में डाली और घर के ऊपर करके छलनी आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगी। छलनी के सुराखों से सफ़ेद ज़र्रे नीचे गिरने लगे। भूरे घर पे बर्फबारी होने लगी और एक हल्की सी सफ़ेद तह चॉकलेट से ढके घर पे बैठने लगी। हया का जंजर ब्रेड हाउस तैयार था। इसने एहतियात से ट्रे उठाई। घर बरकरार रहा। वो इसकी 4.5 घंटों की मेहनत का समर था। किसी सालगिरह की तकरीब से पहले हया सुलेमान निक सिक से तैयार ना हो हैरत अंगेज़ बात थी, मगर आज इसकी तैयारी वो घर ही था। इसे अपने राह फुलिये
एप्रन और चेहरे पर लगे धब्बों की परवाह नहीं थी। इसकी सारी तवज्जो ट्रे में रखे जंजर ब्रेड हाउस पे थी। वो डीजे और मुतस्सम के पीछे चलती कॉमन रूम में दाखिल हुई। वहाँ फासले फासले पे गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। दरमियानी मेज़ पे गिफ्ट्स और हुसैन का लाया हुआ केक रखा था। 12 ममालिक के एक्सपंज स्टूडेंट्स आ चुके थे। वो कोई सरप्राइज़ पार्टी ना थी। सो हुसैन बड़ी मेज़ के पीछे खड़ा हंसता हुआ टाली का गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे टाली बार बार पीछे कर रही थी। सरप्राइज़, हया ने पुकारा तो सबने इधर देखा। मुतस्सम और डीजे के पीछे वो चौखट पे खड़ी थी। दोनों हाथों में उठाए ट्रे में वो फ्री टेल हाउस रखा था और हया को पता था वो पेंसिल और ग्रेटल के जंजर ब्रेड हाउस से ज़्यादा खूबसूरत था। वाओ! बेख्तियार बहुत से लबों से सताइश निकली। हया, तुमने मेरे लिए इतना किया। हुसैन बेहद मुतासिर हुआ था। इसने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो दरवाजे में खड़ी थी। दरवाज़ा आधा खुला था और सर्दी अंदर आ रही थी। आओ हया, इसे मेज़ पे ले आओ। मुतस्सम बड़ी मेज़ पे गिफ्ट्स, केक और दूसरी डिशेस के दरमियान चीज़ें हटाकर जगह बनाने लगा। सर्दी की लहर दरवाजे से अंदर घुस रही थी। इसने बाएं हाथ में ट्रे पकड़े, दायां हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा धकेलना चाहा। वो बदकिस्मती का लम्हा था। लेकिन नाप को इसने छुआ ही था कि दरवाज़ा ज़ोर से पूरा खुला और कोई तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। खुलते दरवाजे ने इसका बड़ा हाथ पीछे धकेला और वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। बेख्तियार एकदम पीछे हटी और तभी इसके बाएं हाथ में पकड़ी ट्रे टेढ़ी हुई। ओह नो! बहुत सी दिलदोज़ चीखें बुलंद हुईं और इनमें सबसे दिलखराश इसकी अपनी चीख थी। उल्टी हुई ट्रे इसके हाथ में रह गई। हल्की सी ठटकी आवाज़ के साथ खंजर ब्रेड हाउस ज़मीन पे जा गिरा। हर दीवार टुकड़ों में बट गई। बीन्स और जेलीज इधर उधर बिखर गईं। फर्श पर ब्रेड या चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी बंटियों का एक मलबा पड़ा था और वो सब सन्नाटे के आलम में फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थे। कितने ही पल वो शॉक के आलम में इस मलबे को देखे गई। फिर इसके पार नज़र आते जो गर्ज को देखा, वो अपनी शस्त्र निगाहें ऊपर उठाएं और फिर इसके पार नज़र आते जोगर्स को देखा और अपनी शस्त्र निगाहें ऊपर उठाईं। वो जहान सिकंदर था और इतनी ही बेयकीनी शौक से इस मलबे को देख रहा था। हया के देखने पे बेख्तियार इसने नफ़ी में सर हिलाया। हया, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम सामने। ओ गॉड! तासुब मिलाल के मारे वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जो फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी, एकदम लब भींच गई। इसकी आंखों में तहीर की जगह गुस्से ने ले ली। खून की सुर्ख लकीरें इसकी आंखों में तरने लगीं। वो एकदम झुकी, ब्रेड का टूटा करीम में लुथड़ा टुकड़ा उठाया और सीधे होते हुए पूरी कुव्वत से जहान के मुंह पे दे मारा। वो इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार नहीं था। करीम में लुथड़ा टुकड़ा इसकी गर्दन पे लगा तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। टुकड़ा इसकी शर्ट पर से फिसलता नीचे कदमों में जा गिरा। इसने गर्दन पे लगी करीम को हाथ से छुआ और फिर उंगलियों के पोरों को बेयकीनी से देखा। हया, इसने जानबूझकर नहीं किया। वो सुर्ख आंखों से लब भींचे जहान को देख रही थी। इसने लब इतनी सख्ती से भींच रखे थे कि गर्दन की रगें उभरने लगी थीं और कनपट्टी पे नीली लकीर नज़र आ रही थी। वो बिल्कुल चुप खड़ी, गहरे गहरे सांस ले रही थी। हया, इट्स ओके। हुसैन परेशानी से आगे बढ़ा। डीजे और मुतस्सम इसके साथ थे। हया, मैंने वाकई नहीं देखा था कि तुम। शट अप, जस्ट शट अप। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि आगे बढ़ता हुसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहाँ से, कहीं भी चले जाओ, मगर मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। तुम मेरे लिए अजाब और दुख के अलावा कभी कुछ नहीं लाए। निकल जाओ इस कमरे से। इसने उर्दू में चिल्लाकर कहा था। 12 ममालिक एक्सपंज स्टूडेंट्स में से उर्दू कोई नहीं समझता था सिवाय डीजे के, मगर वो तमाम मुतासिफ खड़े तुलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया, जहान की आंखों में दुख उभरा। मेरा नाम भी मत लो। इसने गर्दन के गिर्द बंधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची। एप्रन एक तरफ उतार फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब इसके आते ही जल उठा था। वो तेज़ी से चकराकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। आंसू इसके चेहरे पे बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ़ से ढकी घास पे तेज तेज चलने लगी।
बाहर तेज सर्द हवा थी, हल्का हल्का सा कोहर हरसूप छाया था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और इसे पता था कि वो एक जंजर ब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही। पहाड़ी की ढलान उतरकर सामने सबांची की मसनूई झील थी। झील अब खास पिघल चुकी थी, फिर भी फासले फासले पर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से इसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला जोड़ा आधा खुलकर कमर पर गिर गया था। की मांदी सी घास पे बैठ गई और सफेद स्लीपर से पाँव निकालकर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद अजियती की इंतहा थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर सर नीचे झुकाकर वो एकदम से बहुत फुट फुट कर रोने लगी। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था, गोया चांदी का एक बड़ा सा वर्क स्याह पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसलकर झील की चांदी में गुम हो गए तो इसने कदमों की चाप सुनी। कोई इसके साथ आ खड़ा हुआ था। इसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटता संजीदा सा इसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि उस रोज़ काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया। मगर वो चुपचाप बेआवाज़ रोती से देखे गई। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी दानिश में मैं बहुत तेज चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया। तुम्हारी सारी रियाजत ज़ाया कर दी। शायद वो सिर्फ जंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था, या शायद इनके ताल्लुक की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी। मगर मैं दावा कर दूंगा, दावा। इसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जंजर ब्रेड हाउस बनाकर ला दूंगा और इसका दिल चाहा वो फूट फूट कर फिर से रो दे। माई फुट हाँ सिकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकालकर स्लीपर्स में डाले। मेरी ज़िंदगी में जंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। वो तेज़ी से पलटी तो ढीले जूड़े का आखिरी बल भी खुल गया और सारे बल आबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती ऊपर ढलान पे चढ़ने लगी। जहान लब काटता इसे दूर जाते देखता रहा।